क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 16.3 के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो हम करते हैं क्या करते हैं कि जो टॉपिक है उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो अब जाके हमारा फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ने के बाद, उसके बाद फिर काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने के बाद, अब जाके बेसिकली परमुटेशन होता क्या है वी हैव टू स्टडी। तो अब देखो परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन permutation. A permutation is an arrangement of all part of a set of object with regard to the order of the arrangement, of an arrangement। अब देखो ये तो हो गया अंग्रेजी, मतलब ये तो हो गया डेफिनेशन। इससे क्या ही पता चला होगा। तो हम देखते हैं कि मतलब बेसिकली परमुटेशन का मतलब होता क्या है। अब देखो हम ना परमुटेशन, ऐसे तो कॉम्बिनेशन इसके बाद आता है, बट हम थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है क्या है। देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ये दोनों को अगर हम साथ में देखें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब देखो पहले हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सेलेक्शन, कि अगर किसी मतलब अगर हमें 5 चीज़ों में से अगर 2 चीज़ सेलेक्ट करना है तो इन दैट केस हम क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन लगाते हैं। ठीक है। और परमुटेशन का मतलब होता है सेलेक्शन और फिर देन उसका अरेंजमेंट। मतलब ये जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना कि परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ एन अरेंजमेंट। इसका मतलब बस इतना सा है कि हमें सेलेक्शन करना है, उसको हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, वही होता है परमुटेशन। सेलेक्शन और देन फिर उसका अरेंजमेंट इज नोन एज परमुटेशन, ठीक है। तो इसको हम एक चीज एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई 2 पर्सन है। ठीक है, मतलब 3 पर्सन, एक P1 पर्सन है, एक P2 पर्सन है एंड एक P3 पर्सन है। ठीक है, इस 3 पर्सन को मतलब A पर्सन है, B पर्सन है और C पर्सन है। 3 पर्सन है। ठीक है, लेट अस एज्यूम कि 3 पर्सन है और हमें 2 को सेलेक्ट करना है। प्रॉब्लम है वी हैव टू सेलेक्ट 2 पर्सन। तो हम कितनी तरह से कर सकते हैं, सवाल आता है। अब ऐसा कर सकते हो, या तो A और B को सेलेक्ट कर लो, या फिर B और C को सेलेक्ट कर लो, या फिर A और C को सेलेक्ट कर लो। यही पॉसिबिलिटीज है 2 लोगों को सेलेक्ट करने का। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है ना। मतलब इन पर्सन, टोटल 3 पर्सन में से अगर कोई 2 पर्सन को सेलेक्ट करना है, या तो आप A और B को सेलेक्ट करोगे, या तो A और C को करोगे, या तो B और C को करोगे। यही पॉसिबिलिटी। अब हम सेम समझते हैं कि परमुटेशन में क्या होता है। परमुटेशन में देखो ये 3 पर्सन है, मान लो A पर्सन, सिमिलर केस कंसिडर कर रहे हैं, B पर्सन एंड C पर्सन। ठीक है, सेम ये 3 पर्सन हैं। अब कह रहे हैं कि लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये एक चेयर है। ठीक है, लेट अस एज्यूम कि चेयर है, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2। हम कितने वेज में, इसमें 2 चेयर हैं। ठीक है, 2 चेयर हैं, ऑब्वियस सी बात है कोई 2 ही लोग बैठ पाएंगे। ठीक है, हमें बैठाना है, हम कितनी वेज में इन लोगों को बैठा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा,
ए को मतलब मान लो हमने पहले इन दोनों को लिया, तो एक हो गया ए और बी। अब हम ऐसे भी तो बैठा सकते थे, ऐसे भी तो बैठा सकते थे कि बी को पहले बैठा देते, ए को बाद में बैठाते, ये भी तरीका है। तो बेसिकली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या है कि ए बी और बी सेम है, बट इन द केस ऑफ परमुटेशन ए बी एंड बी आर डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ये होता है परमुटेशन। इसी तरह से जैसे आपने बी और सी को सेलेक्ट करा, तो बी और सी या फिर सी और बी, या ए और सी या फिर सी और ए, जैसे दो लोगों को सेलेक्ट करा था यहाँ पर कॉम्बिनेशन में। तो यही है अरेंजमेंट। बट अब आगे फर्दर, अभी के लिए हम कॉम्बिनेशन को आप भूल जाओ, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी जो हमारा फोकस है वो परमुटेशन पर होगा। बेसिकली परमुटेशन अभी हम पढ़ेंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप कितना कर पाओ, कितने तरह के तरीके से इन दो चेयरों पर इन तीन लोगों को बैठा सकते हो, 6 तरीके से। ठीक है, क्या हम काउंटिंग में भी यही करा करते थे कि ऐसे 2 चेयर होते थे, तो इस चेयर में कितने ऑप्शंस थे, इन तीनों में से कोई भी बैठ सकता था, तो ये हो गया था 3 और मल्टीप्लाइड, फिर मान लो ए यहाँ बैठ गया, तो अब बी को बैठा, अब या तो बी और सी में से कोई बैठ सकता है 2, तो 6। तो यही तो करते थे यार काउंटिंग में भी, तो इसीलिए तो काउंटिंग हमने पहले पढ़ा। अब देखो कहीं ना कहीं स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कि भैया यहाँ पर ए बी और बी ए था, बट यहाँ तो हमने सिर्फ ए को सेलेक्ट करा था, फिर बी को कर लिया था। ठीक है, फिर तो बी को कर लिया था। तो देखो इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर आपने 3 चॉइसेस लिखे, मैंने बोला क्या था 3 तरीके से। देखो यहाँ पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर ए आया है तो यहाँ पर बी आएगा। इसी तरह से ऐसा भी तो हो सकता है अगर यहाँ पे बी आए तो यहाँ पे ए आ सकता है। ठीक है, तो ये केसेस कंसिडर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप फील ले सकते हो इस चीज का। ठीक है, अगर मैं मान लेता कि यहाँ पर बी आया है, ठीक है, तो यहाँ ए और सी में से कुछ आ सकता था, वो भी तो एक केस होता ना। मैं यहाँ पर थोड़ी मैंने फिक्स कर दिया कि ए ही आ रहा, मैंने बस एज्यूम कर लिया कि मान लो कि ए आ गया। मैंने क्या कहा था, मान लो कि ए आ गया। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आ सकता था, मान लिया कि ए आ गया। ठीक है, मान लिया कि ए आ गया, तो बाकी के लिए 2 चॉइस है। ठीक है, अगर हम मान लेते कि बी आता तो ए यहाँ पे भी तो आ सकता था, बी ए। तो अगर यहाँ पे बी अगर हम फिक्स करते तो बी एक केस बनता, बी सी एक केस बनता। अगर ए फिक्स किया तो ए बी एक केस बनता, ए सी एक केस बनता। बन तो रहा है, सेम ही तो बन रहा है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परमुटेशन दोनों सेम ही बात तो है। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पहले पढ़ा था, अब हम परमुटेशन पढ़ रहे हो, मतलब उस चीज़ों को अप्लाई करना सीख रहे हैं, उसको मतलब एक फॉर्मूला देना चाह रहे हैं हम बेसिकली परमुटेशन में। यही हम काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो हमने सीखा है उसी चीज़ को बस हम एक फॉर्मूला देना चाह रहे हैं। ठीक है, कि हम कैसे उस चीज़ को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो मैथमेटिक्स बहुत ब्यूटीफुल थिंग है कि अब अगर हम देखो ऐसे कर कर 6 तो बता रहे हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन करना हो, अगर यहाँ पर 10 पर्सन्स होते तो क्या हम ऐसे लिख कर बताना जो था वो पॉसिबल था? नहीं था, बहुत टाइम लग जाता। इन दैट केस मैथमेटिक्स क्या करता है कि 10 सेकेंड में भी सॉल्व करा सकता है। ठीक है, तो यही यही चीज़ है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने ये टेक केयर करा था यहाँ पर। अब हमने परमुटेशन डिफाइन तो कर लिया कि हाँ चलो सिलेक्शन कर कर अरेंजमेंट कर रहा है वो परमुटेशन होता है। अभी के लिए कॉम्बिनेशन भूल जाओ, वहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करने वाले, वो मैंने हल्का सा थोड़ा सा दिख गया सो दैट कि आपको डिफरेंस अभी से पता हो, तो इसलिए कॉम्बिनेशन पे तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे अभी। तो परमुटेशन होता था, हो रहा है बेसिकली कि सिलेक्शन कर कर कोई चीज़ का अरेंजमेंट करना ही परमुटेशन कहलाता है। पहले सिलेक्शन होगा फिर अरेंजमेंट होगा, वो आपस में ही हो जाएंगे, उनमें आपको कोई सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा, फॉर्मूला तो बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं डिनोट करा देता हूँ, मतलब नोटेशन कर देते हैं एक बार, सो दैट कि फिर जब मैं वहाँ पे डायरेक्टली लिखूँ तो कोई इशू ना है। तो नोटेशन, तो इसका नोटेशन क्या है? इफ n and r are positive integers, if n and r are positive integers such that
वन मतलब r इज लेस आर इक्वल टू n, r इज लेस देन इक्वल टू n, then the number of all permutation of an object, all permutation of n distinct things या फिर ऑब्जेक्ट जो भी बोल लो, n distinct things taken r at a time, taken r at a time। अब देखो यहाँ पर n आपका 3 था, r 2 है, ठीक है, 3 टोटल है। टोटल डिस्टिंक्ट थिंग कितने हैं? ऑब्जेक्ट 3 है, और कितनी एक बार में कितना ले रहे हो? 2 ले रहे थे ना एक बार में, तो वही हो गया r2। थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैसे डिनोट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय pn, r, और इसी को हम लिखते हैं npr। कुछ मतलब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को r पॉइंट मतलब r टाइम्स ले रहे हैं, मतलब एक टाइम पे r ले रहे हैं, मतलब टोटल n ऑब्जेक्ट था उसमें से हम r ऑब्जेक्ट एक टाइम पे ले रहे हैं, उसी को हम कहते हैं npr, ठीक है। तो अब हम इसको फॉर्मूला क्या होगा इसका वो देखते हैं, मतलब इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करके लिखना है ना, नंबर ऑफ परमुटेशन of r things out of n different object जो कि क्या होता है npr। ये क्या किसके इक्वल निकल कर आता है? देखो हम इसको इस चीज को ना एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे जनरल प्रूफ भी होता है बट हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से फील आएगा। अगर बेसिकली अगर 1 2 3 4 इस सब के लिए अगर कोई चीज़ वर्क कर रहा है ना, तो वो n के लिए भी वर्क करता ही है जनरली, ठीक है। तो हम उसी चीज़ को देखते हैं एक बार, एक क्वेश्चन से करते हैं। देखो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 chairs be filled by 8 person, ठीक है। जो केस हमने वहाँ लिया था वही इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। तो क्या है, 5 चेयर्स हैं, ठीक है। मान लो दिस इज चेयर नंबर 1, दिस इज, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अभी हमने क्या पढ़ा है इससे पहले? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और हमारे पास है फैक्टोरियल नोटेशन। उसके अलावा तो कुछ अभी तक हमने इस वाले पार्टिकुलर चैप्टर में तो कुछ करा नहीं है, मतलब हमें उन्हीं का यूज करना है। तो ये 5 चेयर्स हैं, और मान लो यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, ये 8 पर्सन है। तो हमें क्या करना है, इन 8 पर्सन को इन 5 चेयर में बैठाना है। कैसे बैठाओगे? अब चेयर नंबर 1 में बैठाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन 8 पर्सन में से कोई भी किसी भी पर्सन को आप चेयर फर्स्ट में बैठा सकते हो। तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 8 चॉइसेस है, मतलब 8 तरीके से आप कर सकते हो, मतलब इसके पास है 8 वेज, ठीक है। प्रोडक्ट, मान लो आपने P1 को बैठा दिया, ठीक है, P1 को बैठा दिया। अब सेकेंड चेयर में आप कितने लोगों को बैठा सकते हो? देखो सेकेंड चेयर में आपके पास ऑप्शन है कि इन 7 में से कोई भी बैठा दोगे, क्योंकि P1 को तो बैठा दिया ना आपने। अब तो आपके पास 7 बचे हैं, तो इन 7 में से किसी को भी चेयर नंबर 2 पे बैठा दोगे। मान लो आपने P3 को बैठा दिया, तो इसके पास कितने थे चॉइसेस? 7 चॉइसेस थे, मतलब 7 में 7, ठीक है। अब बीच में प्रोडक्ट क्यों आ रहा है? आपको ऑब्वियसली पता है कि जॉब कंप्लीट हुई नहीं है, अभी 8 लोगों को बैठा, मतलब इन 5 चेयर को फिल करना है। अब देखो चेयर नंबर 3 में वंस अगेन आप P2, P4, P5, P6, P7, P8 में से कोई सा भी यहाँ पे बैठा सकते हो। लेट अस एज्यूम कि P4 बैठा दिए। कितने चॉइसेस थे? 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस थे, ठीक है। 6 में से किसी को भी बैठा दो। अब बचे कितने? 5। तो इन 5 पर्सन में से किसी को भी चेयर नंबर 4 में बैठा सकते हो।
ठीक है, मान लो आपने P7 को बैठा दिया, P7 बैठ गया है यहाँ पे चेयर नंबर 4 में। अब इसके लिए कितने बचे हैं, 1 2 3 4, तो अब 4 ही पर्सन बचे हैं, तो उन चारों में से किसी एक को यहाँ बैठा होगा, तो कितने चॉइसेस है, 4, तो 4, तो ये तो टोटल इनका प्रोडक्ट निकल कर आएगा, देखो 8 × 7 × 6 × 5 × 4। ठीक है, अब क्या करो, इनको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो, तो 3 2 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दो नीचे, ऐसे ही करोगे ना। अब 8 से 1 तक मतलब 8 फैक्टोरियल, 3 से 1 तक मतलब 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे, 8 थे, उसमें से आपने एक टाइम पे कितने लिए हैं, 5 लिए हैं, तो n 8 हो गया और r को 5 कर लो। ठीक है, तो क्या लगता है फॉर्मूला, क्या इसको हम लिख सकते हैं ना 8 फैक्टोरियल अपॉन में, इसको हम 8 और 5 के टर्म में कैसे लिखेंगे, 8 - 5 और फैक्टोरियल को एज इट इज। ठीक है, तो क्या लगता है फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, n 8 क्या है n, तो ये हो गया n फैक्टोरियल, n 8 की जगह n और 5 की जगह r, तो फॉर्मूला बनेगा NPR का n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल। ठीक है, सेम इसी तरह से आप इसका जनरल प्रूफ भी कर सकते हो कि अगर आपने r ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, तो पहले के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हो गए, n n-1 n-2 n-3, इसी तरह से अप टू सो ऑन n-, जब तक r ऑब्जेक्ट नहीं भर जाए तब तक करते जाओ। तो इट विल बी, लास्ट में क्या होगा, एट माइनस r n - r हो जाएगा। n - r प्लस 1 बचेगा, हाँ r देखो क्या होगा कि 8 7 6 5 4, मतलब 4 आ रहा है ना लास्ट में, 3 तो आ नहीं रहा, 3 में 1, देखो अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, अगर इसी चीज को आप चाहो तो r ऑब्जेक्ट रखना, मतलब C1 C2 C3 C4 C अप टू सो ऑन CR करोगे, तो एट द एंड यहाँ पर क्या होगा, n होगा, n-1 होगा, n-2 होगा, इसी तरह से एक एक कम हो रहा है ना, 8 7 6 5 ऐसे ही हो रहे हैं। तो जब अगर आप जनरल प्रूफ भी करोगे तो आप n ऑब्जेक्ट लोगे, मतलब ये अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा, Pn तक जाएगा, और ये C5 से लेकर कहाँ तक जाएगा, CR तक जाएगा। आई होप क्लैरिटी आ रहा होगा। अगर आप जब देखो यहाँ पर हमने n को 8 लिया, r को 5 लिया, जब आप n को n ही लोगे और r को r लोगे, तो आप इस एग्जांपल से खुद देख सकते हो कि ये 8 थे, 8 थे, तो 8 यहाँ पर क्या n हो जाएगा, n, तो ये n टाइम चला जाएगा, मतलब Pn हो जाएगा, और इस केस में ये r टाइम चला जाएगा। अब यहाँ पर n-1 n-2, अब देखो 5 में कितना आया था, 4, एक कम आया था, तो r में क्या होगा, r-1। ठीक है, नहीं ऐसा मत सोचना, वो गलत हो जाएगा। तो टोटल आप ऐसे सोच सकते हो कि देखो टोटल आया था 4 तक, 4 क्या था, देखो 3 आता तो 3 था 8 - r, मतलब 8 - 5, ठीक है, वो तो नहीं है, 8 माइनस क्या है, 5 + 1 है, 8 - 5 + 1 है, 8 - 5 + 1 है। ठीक है, तो n - r + 1, मतलब n क्या बनेगा, यहाँ पर लास्ट में आएगा n - r + 1, सॉरी r - 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आई होप समझ गए होगे, वो आप देख लेना, तो वो आपका जनरल प्रूफ हो जाएगा, वो मैं स्किप कर रहा हूँ, ये जनरल प्रूफ करके तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n - r का फैक्टोरियल, और दूसरी तरह से देखना है तो आप इसको ओपन करके देखो, और यहाँ से जो निकल कर आएगा, जो कि क्या निकल कर आएगा,
मैं बता देता हूँ आपको, निकल कर जो आएगा वो n n-1 n-2 अप टू सो ऑन n-3 और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर मैंने बताया ना 4 आ रहा है तो क्या आ रहा है, मतलब n-r+1 क्या हो जाएगा, मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ, यहाँ पर आएगा 4 की जगह n-r-1 ऐसा कुछ निकल कर आएगा। आप देखना ये वाला मतलब आप ऐसे चलाना n-1 n-2 अप टू सो ऑन n-r-1 और इसको ओपन करके देखना, दोनों देखोगे तो सिमिलर आएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा वैसे। ठीक है, तो वो आप कर लेना, ठीक है, आई होप कर लोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो टॉपिक हमारा कंप्लीट है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर, फिर देन हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। ठीक है, इतना जल्दबाजी नहीं है हमारा। ठीक, देखो आप एक बार, आई होप परमुटेशन क्या होता है समझ आया हो। नेक्स्ट देखो, एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम है को प्रॉब्लम लिखा तो नहीं था क्योंकि मैं रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ इस टाइम पर। हाउ मेनी फोर लेटर words be created using the letters of the word algorithm how many four letter words be created, मतलब 4 लेटर का वर्ड बनाना है यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस। अब हमें यहाँ पे काउंटिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, काउंटिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमें एल्गोरिथम टोटल लेटर्स कितने देखो एल्गोरिथम, ठीक है, तो टोटल लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल लेटर है 9, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं 9 है। ठीक है, और 4 लेटर का वर्ड बनाना है हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एक 4 लेटर का वर्ड कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो आप कितना टाइम पर लोगे, मतलब आर यहाँ पे क्या होगा 4 होगा ना, ऑब्वियस ही बात है कि 4 लोगे एट अ टाइम और उनको अरेंज करोगे। ठीक है, अब अगर आप मान लोगे अगर ALGO लो तो एक वर्ड ये, फिर एक वर्ड ऐसा भी तो हो सकता है LOG, अरेंज भी तो करोगे ना, तो वही तो परमुटेशन कह रहा है कि जितने अरेंज करना ही तो परमुटेशन है, कि सिलेक्शन कर लिया पहले 4 एट ए टाइम पे ले लिया, उसके बाद उनको अरेंज कर रहा है, वही तो परमुटेशन है। तो 9 और एट अ टाइम कितना ले रहे हो 4, तो आर हो गया 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा NPR मतलब 9P4, और NPR का फॉर्मूला क्या होता है, NPR अभी मैंने बताई है, इट इज n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल, इट विल बी 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, दैट विल बी 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, दिस विल बी 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल थोड़ी ना होगा, ये होगा 9 8 7 6 कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल कैसे हो गया, मैं तो कंफ्यूज था, चलो कोई नहीं, जो होगा प्रोटेक्ट कर लेना इसका, जो आएगा देख लेना। आई होप समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि नंबर ऑफ अ परमुटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम, कि अभी तक हम टोटल ऑब्जेक्ट क्या कर रहे थे कि टोटल 9 है 4 ले रहे थे, टोटल 3 है उसमें से 2 ले रहे थे। अब क्या प्रॉब्लम आई कि हम ऐसा भी तो कर सकते कि 3 ऑब्जेक्ट है तीनों ले लें, 9 ऑब्जेक्ट है 9 ले लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या बनकर आएगा वो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम अराइज हुआ कि हम अभी तक
ऐसा कर रहे थे कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे थे, उसमें से या तो 3 ले रहे थे या तो 2 ले रहे थे। अगर हम पूरा ही ले ले देन व्हाट विल हैपन, देखते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से ही देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ different object taken all at a time, कि हमने सारा ही एक वक्त पे ले लिया। जितने ऑब्जेक्ट है, अगर n ऑब्जेक्ट है तो हमने n ही ले लिया बाद में। जैसे यहाँ पर 9 थे, कितने ले रहे थे एक टाइम पर? 4 ले रहे थे, क्योंकि 4 वर्ड बनाना। अगर हमें 9 लेटर का वर्ड बनाना होता तो हम 9 ले लेते ना। तो उस वे में कह रहा है, ठीक है। तो इसको भी क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग all the letters of the word Delhi, कि दिल्ली में जितने लेटर हैं, इन सारे लेटर्स का मतलब इस लेटर में जितने वर्ड्स हैं, इस वर्ड में जितने लेटर हैं, सारे को हम एक वक्त में यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो सारे को यूज करें तो टोटल लेटर्स कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। तो वर्ड भी कितने लेटर का बनेगा? 5 लेटर का बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, 5 लेटर का वर्ड बनेगा, ठीक है। अगर देखें तो इस वर्ड में 5 लेटर हैं, ठीक है। इस वर्ड में 5 लेटर हैं और हमें सभी यूज करने हैं, विद और विदाउट मीनिंग। ऐसा जरूरी नहीं है कि उस वर्ड का जो निकल कर आए उसका मीनिंग ही हो, ऐसा कहीं नहीं कहा है, ठीक है। तो 5 लेटर यूज करोगे तो वर्ड जो बनेगा वो 5 लेटर का बनेगा, तो 5 लेटर का बना लिया। अब हमें इन 5 को फिल करना है, ठीक है। तो इन दिल्ली के पास 5 लेटर हैं, तो इन 5 में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है ना। तो इस लेटर फर्स्ट लेटर को चुनने के लिए हमारे पास कितने तरीके? 5 तरीके मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, ठीक है। 5 वेज से फिल कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चॉइसेस क्या है? अब एल यहाँ पे ना नॉन रिपीटेड ही केस होता है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोच कर देखो ना, एक बार एल आ चुका है तो वापस से एल कहाँ आएगा? एल तो दोबारा है ही नहीं, एक ही तो एल है। अगर 2 एल होता तो वंस अगेन एल आ सकता था, बट यहाँ पे तो एल एक ही है तो आ गया है, तो अब वापस से थोड़ी ना आएगा। अब इसके पास क्या चॉइस? या तो डी आएगा या तो एल एच आई, मतलब DEHI, इन 4 लेटर में से कोई यहाँ आ सकता है। तो इसके पास कितने तरीके? 4 तरीके, मतलब 4 वेज। इसलिए कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4 तरीके से, तो 4 वेज हो गया। मान लो यहाँ पर डी आ गया, तो अब इसके पास कितनी चॉइसेस है? या तो ई आ सकता है, या तो एच आ सकता है, या तो आई आ सकता है। मतलब कितनी चॉइसेस? 3 चॉइसेस। मतलब यहाँ पर अगर हमें कोई लेटर फिल करना है तो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 3 तरीके से। तो कितना वेज हो जाएगा? 3 वेज। मान लो यहाँ पर हमने ई फिल कर दिया, तो अब इसके पास कितने चॉइसेस? या तो एच आएगा या तो आई आएगा। मतलब कितने चॉइसेस? 2 चॉइसेस। मतलब यहाँ पर अगर हमें कोई लेटर फिल करना है तो हम कितनी तरह से फिल कर सकते हैं? 2 तरीके से, तो मतलब 2 वेज। अब यहाँ पे मान लो एच आ गया, तो इसके पास कोई चॉइस नहीं, आ ही आना होगा, मतलब 1। तो अब इन सब का प्रोडक्ट करोगे, टोटल वर्ड्स कैसे निकलेंगे? इन सब का प्रोडक्ट ना, क्योंकि जब आपने फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करा था एट दैट टाइम जॉब तो कंप्लीट नहीं हुई थी। जॉब क्या था कि आपको इन 5 लेटर से वर्ड बनाना है, ठीक है। वर्ड बनाना है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर में तो बात बना नहीं था, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल। अच्छा, दिल्ली में कितने ऑब्जेक्ट्स थे? n यहाँ पे 5 था, मतलब क्या निकल कर आया है? n फैक्टोरियल निकल कर आया। और हमने कितने लिया था? n टाइम्स में n लिया था। n ऑब्जेक्ट्स था और n ही ले लिया था। तो इसका फॉर्मूला क्या बनकर आएगा? क्या लगता है?
ये हो जाएगा एन पी एन, यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये एन फैक्टोरियल ही होता है, एन पी एन एन फैक्टोरियल होता है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। यू कैन कैलकुलेट लाइक दैट कि भाई रेगुलर भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एन पी आर क्या होता है, अच्छा हाँ, जीरो फैक्टोरियल नीचे आएगा, जीरो और वन हो जाएगा, बट वैसे मत करना क्योंकि फिर हम ना इसकी हेल्प से भी हम प्रूव करेंगे, क्योंकि उस केस में आप देखो मैंने प्रूफ नहीं कराया था कि जीरो फैक्टोरियल वन होता है, बट यहाँ पे हम करेंगे, अभी जस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करना, पी एन कॉमा एन जो, हाँ जो एन पी आर था ना, एन पी आर क्या होता था बेसिकली, एन पी आर होता था, मैंने बताया एन एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड अप टू सो ऑन एन माइनस आर माइनस वन, ये बताया था आपको एन पी आर। ठीक है, एन पी आर ये था। अब इस केस में आप ना आर की जगह एन रख देना, आर की जगह एन रख दोगे तो क्या होगा, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन पी एन, आर की जगह हमने एन पुट कर दिया, पुट एन आर की जगह एन, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, एन माइनस वन, ये क्या निकल कर आएगा, देखो एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड अप टू सो ऑन। इसको कैलकुलेट करोगे तो अंदर माइनस में शिफ्ट करोगे तो माइनस और ये प्लस, तो एन एन कैंसल, ये वन, एन से लेकर वन तक का प्रोडक्ट है, क्या हो गया, एन फैक्टोरियल, प्रूफ हो गया। ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ तो करा ही दिया, क्या ही बचा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जीरो फैक्टोरियल का प्रूफ कर लेते हैं, सो दैट कि वहाँ पे तो मैंने कराया नहीं था, बट फिर कहोगे कि ऐसा कैसे, आपने बताया था कि जीरो फैक्टर, तो एक थ्योरम कर कर लिख लेना, थ्योरम ही रखना इसको, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। प्रूफ देखो इसका, बहुत आसान सा प्रूफ है, कुछ भी नहीं, आपको पता चल गया होगा हम क्या करने वाले हैं, हम इसी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब एन पी आर क्या होता है, एन पी आर इज एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें जीरो बनाना है, तो हम एन को तो जीरो कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एन जो है ना वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, एन जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर के सेट में कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए एन को तो जीरो नहीं कर सकते, तो क्या करें भैया, आर को जीरो करें, बिल्कुल आर को जीरो कर दो, आर को जैसे ही जीरो करोगे तो इट विल बी एन पी, नहीं आर को भी जीरो नहीं कर सकते, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये भी नेचुरल नंबर के सेट को ही बिलोंग करता है, तो आर को भी जीरो नहीं कर सकते, तो क्या करें, जीरो बन, अच्छा हाँ इसको जीरो बनाना है, तो एन माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, मतलब एन इज इक्वल टू आर, मतलब आर इज इक्वल टू एन ले लो, तो इन दैट केस एन पी एन इट बी एन फैक्टोरियल अपॉन में जीरो का फैक्टोरियल। ठीक है, एन पी एन क्या होता है, यहाँ से एन फैक्टोरियल होता है, तो एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में जीरो फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। लो प्रूफ हो गया कि जीरो फैक्टोरियल वन होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब जो मैं बताऊंगा ना शायद वो यहाँ पर अभी है नहीं, उसका हम यूज आगे एक्सरसाइज में आएगा, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नेमिंग नहीं होता, मैं तो नेमिंग से बताऊंगा बट ऐसा कुछ नेमिंग नहीं होता। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, दो मेथड कह लो आप, जो भी कहना है, जो भी कहना है कह सकते हो। पहला है एक होता है टाई मेथड, एक होता है टाई मेथड, एक होता है टाइम मेथड और एक होता है गैप मेथड। ऐसे मेथड समझना इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कुछ ना नेमिंग मेथड है तो आप ऐसा मत कुछ समझ लेना कि ना बहुत 30 मार खान मेथड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो अभी तक करते आ रहे हो बस उसी का नाम है, ऐसा समझ लो। अभी जब मैं बताऊंगा ना तो लगेगा कि कुछ था ही नहीं भैया, कुछ था ही नहीं, बस हम कर रहे थे, बस हमें नाम नहीं पता। तो नाम जरूरी नहीं कि हर चीज़ का नाम पता ही हो, इतनी सारी चीज़ें हैं, बस हमें ध्यान में होना चाहिए कि हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, आई होप कि जो एक्सरसाइज आगे हैं उसमें ऐसा होगा। देखा नहीं है मैंने अभी तक, मतलब देखा ऐसा, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, पढ़ा तो हूँ, मतलब ऐसा है, मतलब लेकिन नाम नहीं है वहाँ पे, थ्योरम कर दे रखा है बट नाम नहीं दे रखा। ठीक है, तो आप ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि बहुत डिफरेंट चीज़ है,
देखो मैं बताऊंगा तो अभी पता चल जाएगा, बहुत ही आसान। देखो टाई मेथड का मतलब होता है, टाई मेथड का मतलब होता है किसी भी चीज को लाइन में अरेंज करना। मतलब ये देखो, अगर हम 5 ऑब्जेक्ट लें, ए बी सी डी ई ले लें, ठीक है, इसको इस तरह से लाइन में अरेंज करना, इस तरह से, ठीक है। टाई मेथड का मतलब क्या है, ऐसे ही लिख लो, लाइन में अरेंज करना, करने को टाइम मेथड कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम टाइम मेथड कहते हैं, लाइन से अरेंज करना, अब देखो ए, अब इस वाले से पता लग गया होगा कि गैप मेथड क्या होने वाला है। अब ए मतलब, अब देखो इस वाले प्लेस पर ये 5 है, ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें 5 प्लेस में लाइन से अरेंज कर देना है। अब इस वाले प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं, कि इन पांचों में से कोई सा भी, अभी के लिए मान लेते हैं कि जैसा प्रॉब्लम आएगा वैसा करेंगे, बट वी आर कंसिडरिंग कि रिपीटेशन जो है इज नॉट अलाउडेड, इज नॉट अलाउडेड, ठीक है, ऐसा हम कंसिडर कर कर चल रहे हैं। बाकी जहाँ पे जो केस आएगा वहाँ वैसा करेंगे। अब इस फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस, मतलब 5। मान लो यहाँ पर बी आ गया, अब बी तो आ चुका है, अब ये नहीं आ सकता, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड प्लेस के लिए कितने चॉइसेस हैं, ऑब्वियस सी बात है 4 चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस है ना, इन चारों में से कोई भी आ सकता है। तो इस प्लेस के लिए हम कितने तरह से रख सकते हैं, 4 तरह से रख सकते हैं, मतलब 4। मान लो ए रख दिया, अब ए भी बाकी में, अब ए नहीं आ सकता। अब हम इस प्लेस की बात करते हैं, तो इस प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, इस प्लेस के लिए या तो सी आ सकता है, या तो डी, या तो ई। तो कितने चॉइसेस, 3 चॉइसेस, मतलब इस काम को भी हम 3 तरह से कर सकते हैं, मतलब 3। मान लो सी आ गया, तो सी अब आ नहीं सकता। इस प्लेस के लिए कितने चॉइसेस, 2 चॉइसेस, मतलब 2। मान लो ई आ गया, तब इसके लिए एक ही चॉइस बचा है जो कि डी। अब इनका फाइनली प्रोडक्ट कर लो, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट विल बी 5, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये होता है टाइम मेथड, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइन में अरेंज करना। मतलब ऐसा क्वेश्चन हमने करा होगा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, कि शायद कैसा था कि किसी एन ऑब्जेक्ट्स को, मतलब किसी भी पर्सन्स को एक रो में बैठाना, एक रो में बैठाने वाला, शायद ऐसा ही क्वेश्चन था, वही सेम है, इसका एग्जांपल हो सकता है वो टाइम मेथड, ठीक है। गैप मेथड का आई थिंक ऐसा हमने कोई एग्जांपल करा नहीं है गैप मेथड का पर्टिकुलरली, ठीक है। तो अब देखो गैप मेथड क्या होगा, गैप मेथड ऐसा कुछ होगा कि यही 5 ऑब्जेक्ट हैं, ए बी सी डी ई, और वी आर अगेन कंसिडरिंग दैट कि रिपीटेशन ऑफ इज नॉट अलाउड, कि रिपीटेशन इन्होंने अलाउड नहीं करा। और मान लो ऐसा कुछ है, ए बीच में गैप, यहाँ पर है मान लो डी, फिर बीच में गैप, फिर बीच में ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे आई थिंक अगर आप समझ सकते तो हमने एक क्वेश्चन करा था, अगर आपको याद हो तो आर डी शर्मा में है, कि यूनिट प्लेस पर 7 आना चाहिए, तो हमने 7 को पहले फिक्स कर दिया था और बाकी का निकाल लिया था। तो सेम वैसा ही कह सकते हो गैप मेथड के लिए, मतलब अगर हमें कुछ चीज़ें पता है पहले से, तो हमें बाकी के लिए डील करना है। अब ना ए और डी तो हमारे पास चॉइस में है नहीं, क्यों, वो पहले ही से फिक्स हो चुके थे। जैसे 7 अगर पहले से आ चुका है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो बाकी जगह 7 आ भी नहीं सकता है, उस वे में सोचना है, ठीक है। अब इस प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस, या तो बी आ सकता है, या तो सी, या तो ई। तो हमारे पास है 3 चॉइसेस, मतलब 3। मान लो, थोड़ा सा चेंज कर देता है, मान लो बी आ गया, ठीक है। अब बी वंस अगेन आ नहीं सकता, अब इस प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। 2 चॉइसेस, या तो बी आएगा या तो ई आएगा। देखो इसके लिए चॉइसेस क्या थे, बी सी ई, ठीक है, बी आ गया, तो इस प्लेस के लिए चॉइसेस रह गए सी ई, तो 2 चॉइसेस हो गए। मान लो यहाँ पर ई आ गया, तो अब इस प्लेस के लिए कितने चॉइसेस रह गए, एक चॉइसेस, कौन सा, सी ही आना पड़ेगा। अब इनका प्रोडक्ट कर दो, तो इट विल बी 3 2 1, ये हो गया 6। तो इस तरह से ये होता है गैप मेथड,
के बीच में आपको गैप दे रखे होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है, मतलब आई थिंक हाँ ठीक है, गैप दे रखे हैं, मतलब कुछ तो पता होगा। अब ऐसा ऐसा भी हो सकता है जनरली गैप मेथड वहाँ पे, ये तो मैंने बहुत जनरल बता दिया। गैप मेथड ऐसा होता है जनरली कि एक प्लेस पर होगा, फिर एक प्लेस पर नहीं होगा, फिर एक प्लेस पर होगा गैप, फिर एक प्लेस पे नहीं होगा, फिर एक प्लेस पे होगा, फिर एक प्लेस पे नहीं होगा। इस तरह के गैप मेथड जनरली यही गैप मेथड कहलाता है। ये तो ऐसे ठीक है, ये पार्टिकुलर केस हो गया। और ये जनरली क्वेश्चन इसी, मतलब जो बुक्स हैं सारे वो गैप मेथड, गैप जो है ना इसी को कहते हैं, बट कई कई बुक इसे भी कहते हैं, ठीक है, इस वाले में भी वर्क कहते हैं। अब डिपेंड, तो मैंने दोनों बता दिए सो दैट कि कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, आई होप समझ आया होगा परम्यूटेशन होता क्या है। नेक्स्ट डे हमें एक्सरसाइज, तो देख लो एक बार।